अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज की टॉप स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही अलग किस्म की आज खबरें आपके लिए लेके आए हैं। एक तो एक ऐसी इंडस्ट्री भारत की कि अगर वो बैठ गई तो भारत की पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, और अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इस इंडस्ट्री को बिठाना है। बज़ाहिर अमेरिका के पैगामात और हैं, लेकिन असल में क्या कर रहा है ये डिटेल से स्टोरी में आपको बताएंगे। अगली स्टोरी हमारी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इस हवाले से जी कि आप अभी कतर और इसराइल की जंग को रो रहे थे, पता चला एक और जंग सर के ऊपर आके खड़ी होगी और किसी भी लम्हे स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी जंग है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि आतिफ असलम साहब पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लग गया। ये इल्जाम क्या है? ये इल्जाम ऐसा है कि पाकिस्तानी बहुत नाराज हैं इसके ऊपर। ये भी डिटेल से स्टोरी जानिएगा। और आखिरी स्टोरी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी करिश्मा कपूर के हवाले से। इंडियन एक्ट्रेस हैं और यकीन माने जो लालच है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इन्होंने एक ऐसी हरकत और ऐसा काम कर दिया है कि दुनिया भर की खवातीन ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या जो करिश्मा ने किया है ये एक औरत को जेब देता था। क्यों तो उसके चलते अंदर हैं क्या है? 30,000 करोड़ मांग रही हो, आपको क्या प्रॉब्लम? डिटेल में जाने थे फिर बताइएगा। चलिए अभी डिटेल से खबरें जानते हैं और चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारी स्टोरी जी भारत की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। भारत आईटी इंडस्ट्री में बहुत आगे है, लेकिन लगता है कि ये आगे रहना ज्यादा दिन पॉसिबल नहीं रहेगा। डिटेल से स्टोरी जानिएगा जावेद चौधरी साहब से। अब भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो मदर इंडस्ट्री है, क्योंकि वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चला रही है। और अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 60 के करीब इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो बेस कर रही हैं सारी की सारी आईटी के ऊपर। मसलन सबसे पहला जो है ना, एजुकेशन की इंडस्ट्री है। आप खुद देखो कि अगर एक जगह पे खपत हो रही है तो जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं फिर वो आईटी से रिलेटेड लोग क्रिएट कर रही हैं, और उससे उनका अपना जो रेवेन्यू है जो एजुकेशन का वो बिलियन डॉलर्स के अंदर है, क्योंकि वो प्राइवेट एजुकेशन दे के स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे खप रहे हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ उसके जो फर्नीचर्स की इंडस्ट्री है वो सारी आप देख लो, फिर मशीनरी की जो इंडस्ट्री है वो देख लो, कंप्यूटर की इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी उसके ऊपर बेस कर रही है। फिर बैंकिंग की इंडस्ट्री है जो उसके ऊपर बेस कर रही है, फिर ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर बेस कर रही है, फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज की जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी उसके ऊपर चल रही है, फिर ट्रैवल इंडस्ट्री है वो सारी उसके ऊपर चल रही है, फिर उसके साथ साथ जो लग्जरी आइटम्स हैं जो इंडिया के अंदर है वो इंडस्ट्री उसके ऊपर चल रही है। फिर ये जो क्लोथिंग की बड़े ब्रांड्स की जो है वो इंडस्ट्री चल रही है। तो 60 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें घर भी बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर प्राइवेट जेट भी खरीदे जा रहे हैं, जिसके अंदर हाईवेज भी बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो पेश कर रही है एक मदर इंडस्ट्री पर, उस मदर इंडस्ट्री का नाम है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कमाल किया था, और ये पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत आगे था। और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री उसने बहुत अरसे बाद जाके टेक अप करना शुरू किया था, टेक ऑफ करना शुरू किया था, बल्कि हमारी आंखें बहुत लेट खुली थी और उस वक्त इंडिया बहुत आगे निकल गया था। बहरहाल जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया के, उसके अंदर जो लोग हैं वो 60 लाख लोग हैं, यानी 6 मिलियन लोग जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो उसके अंदर काम कर रहे हैं। पहला तो जब एआई आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, तो वो 20 से लेकर 30% उनकी नौकरियां खा गई, क्योंकि अब वो सारी कोडिंग जो है वो अब एआई के पास चलेगी। और इसके अलावा जो कॉल सेंटर है वो बड़ी तेज़ी से एआई के पास आ रहे हैं। और एआई जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की साइंस है कि जब आप किसी से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं टोल फ्री नंबर पे, तो दूसरी साइड पे कंप्यूटर बोलना शुरू कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि मैं किसी ह्यूमन के साथ बात नहीं कर रहा, एक मशीन है। और उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है और फर इंफॉर्मेशन सेकंड लगाती है और दूसरे आदमी को मुतमईन कर देती है। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ये साइंस है। तो वो शुरू में 20 से 30% उनकी ये खा गए। और उसके साथ जो ही अमेरिकन की तरफ से पंगेबाजी शुरू हुई और मोदी साहब की वजह से, तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाना या टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि उन्होंने धमकी दे दी है। इससे पहले जितनी आईटी सर्विसेज थी, यानी आईटी प्रोडक्ट्स थी, उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से 0% टैक्स था। यानी आप यहाँ से कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आप यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं, आप यहाँ से पिक्चर्स बना के दे रहे हैं, आप यहाँ से जो भी बना के दे रहे हैं आईटी से रिलेटेड चीज़ है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जब अमेरिका के अंदर लैंड होते थे तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी टैक्स को मुतारफ़ करवाया जाए। और जब ये टैरिफ मुतारफ़ करवाया जाएगा तो ये जुलूस निकल जाएगा आईटी इंडस्ट्री का। और जब आईटी इंडस्ट्री का जुलूस निकलेगा तो उससे 60 इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी। मसलन ये जो फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, उसके साथ जो होटल्स हैं, फिर उसके साथ साथ जो ग्रोसरीज है और वो भी इम्पोर्टेड है, फिर उसके साथ इम्पोर्टेड ब्रांड्स हैं, फिर गाड़ियाँ हैं, फिर ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी की सारी जो हैं वो उड़ जाएंगी, क्योंकि जितनी बेरोजगारी इस वक्त फैली हुई है। और जो अब देखो साहब गुड़गांव के अंदर जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, वहाँ पे आईटी के
बहुत बड़े हब हैं, पूना के अंदर है, बंगलोर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, चेन्नई के अंदर है। ये ऐसे उनके 5 सेंटर हैं जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग आईटी से रिलेटेड हैं, वो काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इन्हें आईटी सिटीज कहा जाता है। आईटी सिटी का। और इसमें टीसीएस है, जो टीसीएस इनकी बड़ी कंपनी है, उसमें 12,000 लोगों को फारिग कर दिया गया इस मौजूदा सूरत हाल में। और वे ये मेरा ख्याल है एआई की वजह से इनको निकाला गया था। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, ये तबाह होकर रह जाएंगी। और बड़ी बड़ी डिबेट इस वक्त इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई हुई है कि अगर हमने इंडिया ने अमेरिका को राजी ना किया तो आने वाले दिन हमारे लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो वो जो शाइनिंग इंडिया था ना, वो इस वक्त बड़े खतरे के अंदर है। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है मोदी के साथ। वैसे तो इंडियन इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, उसके घुटने पकड़ के। तो वफ्द इनका गया हुआ है और वहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा है। बल्कि पिछले दिनों मोदी साहब ने भी एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का उसके साथ लिंक करके बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी मुबारक हो, यहाँ पे हमारे डायलॉग चल रहे हैं। तो मोदी साहब ने भी कहा कि जी हमारे डायलॉग चल रहे हैं और अनकरीब पूरी कौम को एक खुशखबरी दी जाएगी। लेकिन ट्रंप साहब का पता कोई नहीं है वैसे। हाँ, अंदर से वो कुछ और कर रहे हैं, मुंह पे कुछ और हैं। और चॉइस साहब सबसे अमीर इंडस्ट्री है वहाँ की, बाइंग पावर इनकी ज्यादा है, फ्लाइंग ये ज्यादा करते हैं, होटलिंग ये ज्यादा करते हैं, बाकी सारी इंडस्ट्री को, इवन बैंकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा इनका पड़ा हुआ है। अगर इनका पैसा बंद हुआ तो पूरी इकोनॉमी बंद हो पूरा जाएगी, बैंक डिफॉल्ट कर जाएंगे। और आपने कहा मोदी साहब क्या करेंगे, तो मोदी साहब पॉलिश कर सकते हैं, मुल्क को पॉलिश करें, या अब ट्रंप साहब को देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जी हमारी जी, कि एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है। इस खबर को मैं अच्छा बिल्कुल नहीं ये कहूंगा। बताओ, मोदी के साथ आपकी कोई नफरत चल रही है? शदीद। प्रॉब्लम क्या है आपका? मसला शदीद। क्या है उसका? चॉइस आपने साहब, अड्डा लगा लिया पंजाबी में आप जिसको। एक चीज देखें चॉइस साहब, सादी सी बात, वो कहता है कि या गोली खाओ या रोटी खाओ या मेरी गोली खाओ। ठीक है, तो मतलब उनका मुल्क है, उनके लोग हैं, वो जाने उनका काम जाने। अपनी आपने अड्डा शक्ल लगा लिया वैसे मतलब तो। अपनी शक्ल उसकी लितर जैसी है, यार यार धमकियां वो आता है पाकिस्तान यार, को वैसे देता है। आता है यार वैसे। नहीं नहीं, सीरियसली चॉइस साहब, पाकिस्तान पे नो कॉम्प्रोमाइज। पाकिस्तान पे बात करेगा मुंह तोड़ के रख देंगे। नहीं, पाकिस्तान पे ठीक है हमारा है, लेकिन दूसरे आदमी के चिंगे लगाने की, दूसरे आदमी मुंह छिड़ाने की क्या जरूरत चॉइस साहब, जो बंदा बैठ के एक तकरीर कर रहा है, चारों तरफ उसके वो स्टूजेस उसके बैठे हुए हैं, ये ज़ॉम्बीज आप कह सकते हैं, जिन्होंने वाह वाह करनी होती है, दरमियान में बैठ के मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग बड़े परेशान हैं और मैं जानता हूं उसकी वजह मैं हूं, और लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं, फख्र से कह रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान से इतनी नफरत करता है, उससे हम मोहब्बत कर सकते हैं? वैसे मैं मोदी को पाकिस्तान का मौसम समझता हूँ वैसे, ऑनेस्टली। मैं देखो, मेरा व्यू मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ वो ना होता तो पाकिस्तान के अंदर इतनी यूनिटी ना आती, मोदी की हमाकतें ना होती तो पाकिस्तानी इकट्ठे ना होते। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गुब्बारा उड़ रहा था, उसके अंदर जो पंच लगा है, जो फटा है, वो मोदी साहब की वजह से फटा है। अच्छा, मतलब इतनी पोलराइजेशन थी, मोदी ना होता तो काम खराब हो गया। मोदी ने साहब चपेड़े जिंदाबाद, लगे रहे। मोदी साहब ने चपेड़े खा के हम पे आसान किया। ठीक है। अब जी अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी खतरनाक खबर भी है। हम एक जंग को रो रहे थे अभी कि हमने देखा कि कतर पे हमला हो गया इजराइल की तरफ से, लेकिन इससे बड़ी खबर, या लिटरली मैं आपको बताऊं, ये हुजम में उससे बहुत बड़ी खबर है कि ये जो जंग हम आपको बताने जा रहे हैं, कि अगर ये हो गई, अगर ये हो गई तो यकीन माने पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। आपके वो तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं वो खत्म हो जाएंगे, और उनके साथ अगर खुदा ना खास्ता ये एटमी जंग में तब्दील हो जाती है तो पूरी दुनिया समझे कि बस अब अगली एज का ही इंतजार करेंगे, शायद ही कुछ इंसान यहां पे जिंदा बचें। तो ये डिटेल से आपको स्टोरी बताते हैं कि अब रशिया क्या करने जा रहा है। अब मसला ये है कि दुनिया के अंदर जो ताकतवर लीडरशिप है इस वक्त, वो इसराइल के अंदर हो, वो अमेरिका के अंदर हो, वो रशिया के अंदर हो, वो चाइना के अंदर हो, वो इंडिया के अंदर हो, जो बड़े बड़े मुल्क इस वक्त कहा जा सकता है, वो को थोड़े से खिसके हुए हैं जहनी तौर पे। यानी जहनी तौर पे उनको नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। मसलन चाइना की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं भी बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने इतनी बड़ी परेड कर दी और उसमें इतना बड़े वेपन्स उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिए, तो वो भी कोई नॉर्मल लोग नहीं है कि वो भी अब तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हम जंग अगर हुई तो चाइना जो है ना पूरी दुनिया को नट डाल देगा। भाई दुनिया बचेगी तो नट डालेंगे आप। तो अब क्राइसिस जो है ना वो बड़ा खौफनाक है, और ये क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो, नेतन्याहू ने 6 इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमला कर दिया। तो ये कोई नॉर्मल रवैया है? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मुल्क खड़ा हो गया, जो ईरान है इस मरतबा, तो अमेरिका ने इसराइल को बचा लिया ईरान से। वो उनकी अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह ना करता और वो वेपन बना लेते, तो उसके बाद इसराइल को हिलने ना देते, वो ये अमेरिका साथ ना देता, तो इसराइल को खा गया था ईरान। जिस तरह उसने अटैक किया इसराइल के ऊपर, पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि इसराइलियों को दुनिया ने भागते हुए देखा, और वो जो मिथ थी ना उनकी, वो टूट गई। और अमेरिका अगर सपोर्ट ना करता, डोनाल्ड ट्रंप को अन्यवा आगे बढ़ के सपोर्ट ना करता, तो ये इसराइल नहीं बच सकता था ईरान के हाथों से। चौसा अमेरिका ने अपने 2 बच्चे बचाए हैं आखिरी टाइम पे, जब लग रहा था
अब पड़ गया लितर, उसी टाइम एन वक्त पे आके बच्चे बचा लेता है हाँ अपने। वो जाहिर है कुदरती बात। तो अब ये जो एक मैडनेस है ना वो कोई ना कोई नतीजा लेके आएगी मुझे लगता है, और बड़ा खौफनाक नतीजा होगा। वो जो कहा जाता है ना जंग आपके सर पे बैठी हुई, तो ये बात 100% दुरुस्त है। जंग बिल्कुल करीब बैठी हुई, बस एक चिंगारी लगने की देर है और ये पूरी दुनिया भस्म होकर रह जाएगी। ठीक है। और इससे पहले भी 4 मरतबा ये दुनिया खत्म हो चुकी है। ये 4th एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है, 5th अच्छा। एक्सटेंशन ऑफ लाइफ है। हम्म। यानी 4 मरतबा मुकम्मल तौर पे इस ज़मीन से ज़िंदगी वाइप आउट हो चुकी है और उसके बाद दोबारा बनी है। ये आप इसको गूगल करो, इसके ऊपर बड़ी रिसर्च पड़ी हुई है। अच्छा। बहरहाल अब हम आते हैं इसराइल और कतर की जंग। ये ज़ाहिर खौफनाक थी और इसने हिला के रख दिया मुस्लिम वर्ल्ड को, लेकिन उसके साथ जो अगली खबर है वो रशिया और अमेरिका का एक फटा है जो अब ये होने लगा है। और ये फटा होने लगा है यूक्रेन पे, क्योंकि अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वहाँ पे वो 10,000 नेटो सोल्जर जो हैं पीस कीपिंग के लिए वहाँ पे भेजेगा, और उनके लिए प्रॉपर तैयारी उन्होंने कर ली है। और ये पीस कीपिंग जो हैं ये कौन होंगे नेटो के, इसमें सिर्फ अमेरिकन नहीं होंगे, इसके अंदर यूरोपियंस भी होंगे, क्योंकि नेटो जो है ना एक फोरम है जिसके अंदर सारे वो मुल्क शामिल हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है और फिर उनके अलाइज हैं। ठीक है। तो नेटो जो है उसके 10,000 सोल्जर वहाँ पे जाएंगे, जिसके अंदर आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी और एयरफोर्स भी होगी। अब एयरफोर्स जो है वो ज़ाहिर है पायलट्स होंगे, और उसके ऊपर जो जहाज़ होंगे वो अमेरिकन होंगे और यूरोपियन होंगे और टॉप क्लास जहाज़ होंगे। और वो तो 2 पायलट्स ही काफ़ी होते हैं, अगर आपके पास जहाज़ 2 अच्छे हों और आप कुछ 45,000 फुट की बुलंदी पे आप उड़ सकते हो, और वहाँ से अगर आप हिट कर सकते हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसका क्या नतीजा निकल सकता है। अच्छा, प्यूटन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने धमकी दे दी है यूरोप को कि अगर आपका कोई सोल्जर यूक्रेन के अंदर दाखिल हुआ तो मैं बराह रास्त उसके ऊपर हमला कर दूंगा, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही जब ये खबर आई है तो प्यूटन ने बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के 7 शहर हैं जिनके ऊपर पिछले दिनों बहुत हमले हुए हैं। चर्निहाई है उनका एक शहर, उसके ऊपर खार्की है एक उनका शहर, उसके ऊपर फिर खीरसू है उनका शहर है, फिर केव उनका शहर है, फिर जिप रेजिया है उनका एक शहर है, फिर डेनिप्रो है, फिर उसके लुवायो है। तो ये लवीव जो। लवाइयो, ये वो शहर हैं जिनके ऊपर बड़े अटैक किए गए और बिल्कुल आप समझें कि उनको गजा बना दिया उन्होंने, बिल्कुल मस्मार करके रख दिया उस शहर को। और वहाँ के अंदर आबादी जो है वो वहाँ से भाग गई है, बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुकम्मल तौर पे ज़ीरो हो गया वहाँ पे। बिजली भी वहाँ पे नहीं है, गैस भी वहाँ पे ख़त्म हो गई, हजारों इंटरनेट ड्रोन्स ख़त्म फेंके। हो गया। और इतने ज़्यादा ड्रोन्स उन्होंने चलाए हैं, मिसाइल चलाए हैं कि बस कुछ ना पूछो। ये तो ये है कि हमारा मीडिया ज़रा दूर है उससे और वो कवर नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उसको देखो तो तबाही देख के आपकी आंखें फट जाती हैं। इस किस्म की सूरत हाल है। तो ये जो लड़ाई है ये मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जो ही वहाँ पे नेटो सोल्जर्स जाएंगे तो रशिया आराम से नहीं बैठेगा, क्योंकि नेटो सोल्जर का वहाँ होना इसका मतलब ये हुआ कि आपने रशिया को सुर्ख रुमाल दिखा दिया है और रशिया जो है ना मुकम्मल तौर पे तैयार बैठा हुआ है। तो ये जो रशियन माइट है ये आसानी से ज़ाहिर पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। तो इसको आपने चैलेंज कर दिया जो खौफनाक है। तो ये जो जंग होगी ना, वैसे फ़र्क मैं यकीन करो थोड़ा सा सोचता भी हूँ तो डर जाता हूँ, क्योंकि ये जंग सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगी, ये जंग फिर आगे बढ़ेगी। और तीसरी जंग अजीम जो है वो जो आइंस्टाइन ने कहा था ना वो होगी, लेकिन उसके बाद जो चौथी जंग अजीम होगी वो फिर लाठियों और पत्थरों के साथ होगी। इंसान गार के दौर में वापस चला जाएगा, पत्थर के दौर में वापस चला जाएगा, और वो भी चंद हज़ार जो बचेंगे। तो फिर बिल्कुल। आप ये भूल जाओ कि ये दुनिया बच सकेगी। मतलब कुछ भी ना हो तो जो हीट क्रिएट होगी इन वेपन्स के इस्तेमाल से, वो थोड़े बहुत जो जहाँ पे ग्लेशियर्स बचे हुए हैं उनको भी पानी बना देगी। तो जमीन में तो तो पानी होगा फिर पानी सिर्फ। पानी होगा और फिर इतने ज़्यादा सैलाब आएंगे और पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा। तो उससे आप खुद सोचो कि जो क्राइसिस पैदा होगा। और अब दुनिया के अंदर किसी जगह पे जंग होती है तो उसके असरात सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो फैलते हैं। आपको अगर याद हो तो अमेरिकन ने इराक के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त इस पूरे रीजन का टेम्परेचर तब्दील हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा बारूद फेंका आपने। फिर ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, इसके अगर डांडे अगर आप थोड़े से पीछे लेके जाओ तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर बारूद इस्तेमाल हुआ था उसका नतीजा है। तो अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो ज़ाहिर है पानी के रिसोर्सेज को ख़राब करती हैं, आपके जंगलों को ख़राब करती है।
और बहुत सारे जो इफेक्ट्स होते हैं फसलों के ऊपर इफेक्ट होते हैं उसके, और फिर इंसानी जीन्स के ऊपर इफेक्ट होते हैं, इंसानी डीएनए को तब्दील कर देती है। तो तो ये साहब सारी 1 डिग्री चीज़ें टेम्परेचर चेंज हो जाए ना, 1 डिग्री हमारे जैसे इलाके में, वन तो डिग्री तबाही मचा के रख तो देता है। भाई ठीक है, ऑन एवरेज बात करें जी, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज हो या 1 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी। आतिफ असलम साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। आया कि मुझे ये लग रहा है कि ये स्टोरी ऐसे नहीं होगी जैसे ये बताई जा रही है। स्टोरी क्या है, ये जावेद चौधरी साहब से अब देखो, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है और फिर ज़ाहिर है डॉन ने क्रेडिबिलिटी तो चेक की होगी। मुबश्शिर लुकमान साहब ने बेसिकली स्टोरी दी थी और उन्होंने कहा कि देखें जी, अरिजीत सिंह जब वो एक जगह पे शो कर रहा था तो 68,000 68,000 लोग तो उनके सामने थे और उसने इंडिया का परचम झंडा लहराया वहाँ पे। अरिजीत सिंह और ने। अरिजीत सिंह है ना, जो इंडियन गुलकार सिंगर है, इंडियन सिंगर है, बड़ा मशहूर सिंगर है ये। ऐसा आपका ख्याल है मैं गाने नहीं सुनता होगा? अच्छा, अब उसका जो आतिफ असलम है वो सारे उससे भी बड़ा गुलकार है वैसे, हमें मानना पड़ेगा। आतिफ असलम जब इंडिया गया था और इंडिया में उसने गाने गाने शुरू किए थे तो उससे तबाही फैला के रखती थी वहाँ पे। उसने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए थे। उसकी बहुत बड़ी फैन बड़ी फॉलोइंग है। फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर। ये तो इंडिया अगर उसे पाबंदी नहीं लगाता तो उसने उनकी पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को तबाह करके रख देना था एक लड़के ने। ये पूरे का पूरा एटम बम था उनके लिए। लेकिन वो ज़ाहिर है उसके ऊपर पाबंदी है, वो बहुत ज़्यादा गाने वहाँ पे इंडिया में नहीं गा सकता, और अगर जिस फिल्म में भी गाते हैं तो उसका भी बाइकआउट करना अब तो शुरू कर पाबंदी अब नहीं देते कर हैं रहे अब थे। वो मुकम्मल तौर। तो अभी ये न्यूयॉर्क के अंदर इनका कंसर्ट चल रहा था तो वहाँ पे मुबश्शिर लुकमान साहब के बकौल वहाँ पे उनका कोई एक चाहने वाला था, उसने पाकिस्तान का झंडा पकड़ाया तो उसने उसको धक्का दे दिया पीछे। अब इसके बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो डेलिबरेटली हो सकता है कि उसने धक्का दिया हो, दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको आतिफ असलम को पता नहीं चला हो कि ये मुझे क्या पकड़ा रहा है। और जब बहुत ज़्यादा इस टाइप के लोग स्टेज की तरफ आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बाज़ का सिक्योरिटी का इशू भी बन जाता है और आपको नज़र भी नहीं आता। लाइट्स इतनी तेज़ होती हैं वहाँ पे, हजूम इतना ज़्यादा होता है कि फिर बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती। हो सकता है आतिफ असलम ने ये जानबूझ के ना किया, और अगर ये जानबूझ के किया तो फिर वाकई ज़्यादती है कि जिस मुल्क के अंदर आप पले हैं, जिस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, जिस मुल्क ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया, आप अगर उसके झंडे से नफरत कर रहे हैं तो फिर वाकई तो ज़्यादती है, साहब फिर नहीं, ये आतिफ असलम बहुत अनएक्सेप्टेबल है। पैट्रियोटिक आदमी है, मुझे नहीं लगता कि उसने देख के किया होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लाइट से आंखें चुदे आ जाती हैं या अचानक रश हो गया, बंदे ऊपर आ गए, तो एक स्टोरी बनानी है ना। किसी को उसने हल्का सा यूं भी पीछे कर दिया तो उन्होंने कहा जी झंडा ना पकड़ने के लिए किया। झंडा ना पकड़ने इसके, बल्कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जो लाहौर है ना, वहाँ पे पहले फिल्में बहुत देखी जाती थी और सन में बड़े भरे होते थे, और जब फिल्म लगती थी ना तो उसमें बड़ा रश हो जाता था, और जो टिकट लेने के लिए बाकायदा धींगा मुश्ती करनी पड़ती थी। लोग लाइन में होते थे, वो लाइन में घुस के ना वो उनकी कमीज़ें फट जाती थी, शलवारें फट जाती थी, हाथ वो अंदर डालना होता था खिड़की के अंदर से, वहाँ से पैसे दे के टिकट पकड़ना होता था। ठीक है। जो टिकट पकड़ना था ना वो एक बहुत बड़ा काम होता था, और उस वक्त जो बंदा टिकट ले आता था ना वो कहता था मैं शेर हूँ, आर्ट। आठ हूँ। तो वहाँ अभी हमने ताज़ा ताज़ा जर्नलिज्म स्टार्ट की थी, तो वहाँ लोगों ने ना एक जो सिनेमा था उसको आग लगा दी। अच्छा, वो आग जो लगाई उसकी बैकग्राउंड ये थी कि एक लड़का जो था ना वो लाइन क्रॉस करके जब अंदर पहुंचा और उसने आगे हाथ किया और उसने कहा मुझे टिकट दो, तो वो जो टिकट देने वाला था उसने इनकार कर दिया कि तूने लाइन ब्रेक की है, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पीछे हटके उसने कहा तुमने कायदे को गाली क्यों दी है? अच्छा। उसने कहा मैंने कब कायदे, उसने कहा मैंने खुद सुना इसने कायदे को गाली दी। अच्छा, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए वहां पे, और इतना ज्यादा फसाद हुआ कि अल्टीमेटली लोगों ने उस सिनेमा को आग लगा दी। तो ये एक रवायत है पाकिस्तान में कि आप झंडे के बारे में बात कर लें, आप किसी मुकद्दस हस्ती के बारे में बात कर लें, आप कायदे के बारे में बात कर लें, प्रोपेगेंडा झूठा भी क्यों ना हो, लोग खड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हो सकता है ये खबर इसी किस्म की बनाई गई हो कि देखा जो उसने झंडे वाले को धक्का दे दिया। ठीक है। हो सकता है आतिफ असलम बेचारे ने देखा ही ना हो। चौधरी साहब चले, मैं बात नहीं करता, फिर लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। आखिरी स्टोरी पे अपने चलते हैं जी। खवातीन के हवाले से जी ये स्टोरी है। सब के ऊपर ये हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो एक्ट्रेसेस की है, स्पेशली जो बॉलीवुड की हैं, वो इसी तरह की होती हैं कि जब उनकी उम्र ढलने लगती है तो उस वक्त वो शादी का रुझान उनमें बढ़ जाता है। किससे शादी करती हैं ये बताएंगे आपको डिटेल से स्टोरी में। शादी के बाद उनके साथ क्या होता है ये भी बताएंगे, और अगर शादी कामयाब नहीं होती तो फिर ये एक्ट्रेसेस क्या करती हैं ये भी इसी स्टोरी में बताएंगे। किया है जी करिश्मा कपूर ने, हरकत की है, क्या है ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अच्छा, वैसे ये आप ना जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा नवाजिश आजकल कर रहे हो
इस टाइप की स्टोरीज आप इकट्ठी करते हो, पता नहीं मेरा आपका कसूर। क्या मैं वो क्या गया सर। सारी फीडिंग तो आपकी होती है यार, ये आपने स्टोरी मेरे नहीं सामने नहीं, रखी मैंने है दी है, सर। मैं मान रहा हूं, लेकिन देखिए ये सबक आमोज स्टोरी है, इसके अंदर से कुछ निकल रहा है। अब तो करिश्मा कपूर, एक कपूर फैमिली के साथ उनका ताल्लुक है, हम्म बड़ी फिल्म साज एक फैमिली है और एक्ट्रेसेस की फैमिली है, यानी चौथी जनरेशन उनकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और पृथ्वी राज से लेके अब आप जो उनके नौजवान बच्चे हैं उन तक हम्म अगर आप जाएं तो एक बड़ी लंबी कितार है जो, और उन्होंने कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदी सिनेमा जो है उसके ऊपर कपूर फैमिली जो है वो राज करती रही है हम्म और वो आज भी राज कर रही है। हम्म करिश्मा कपूर ज़ाहिर है उस पृथ्वी राज के कपूर की पोती है। हम्म और एक बड़ा वक्त था कि ये कपूर फैमिली अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को फिल्मों में नहीं आने देता था। हम्म बहरहाल इस लड़की ने मिथ तोड़ी थी है, हम्म मुझे इस कदर पता है सर। ये और ये पड़पोती हैं। पड़पोती है। हम्म तो इसने ये फिल्मों में आई और उसने वहाँ पे फिर कमाल करना शुरू कर दिया। हम्म अमीर खातून है, बड़ी पॉपुलर फिल्में हुई इनकी, बड़े पैसे उन्होंने कमाए। हम्म ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब ये फिल्म साज या एक्ट्रेसेस जब इनके ऊपर ढलने लगती है या इनका जो स्टारडम है उसके ऊपर जवाल आना शुरू होता है तो ये शादी कर लेते हैं। अच्छी बात है, शादी करना एक हक है हम्म और मेरा ख्याल है एक फ़र्ज़ भी है। आपको जो मुनासिब मौका मिलता है आपको तो शादी करनी चाहिए। ये किससे शादी और करती हैं? ये अमूमन अमीर लोगों से करती हैं। अब ज़ाहिर है कोई भी खातून अगर चूज़ करेगी, आप भी अगर औरत होते हैं तो आप भी एक अमीर और स्टेबल आदमी के साथ शादी करते ही हैं, किसी फ़कीर के साथ निकल जाते हैं। नहीं, ज़ाहिर है नहीं मतलब होते। चौधरी साहब, जब पैसा आपने मुकद्दम रख लिया तो उसके बाद फिर वफा तो ना मांगे ना। अब दूसरी सवाल ये है कि वो शादी दूसरे लोग क्यों करते हैं जो अमीर लोग होते हैं? उनको भी पैसा तो उनके पास बहुत होता है। उनको एक ऐसी बीवी चाहिए होती है जिसका चेहरा फेमिलियर हो हम्म और जिसके साथ खड़े होकर तस्वीर बनाए, लोग कहें हम्म वाह वाह वाह। लेकिन तो ये अक्सर दूसरा आदमी भी इक्वली बेनिफिशियरी होता है सारे काम में। लेकिन अक्सर ये फर्स्ट वाइफ नहीं होती। हाँ, सही है। अब दूसरी तीसरी शादी में क्या करने में क्या हर्ज है? अगर आपकी पहली नहीं हुई या मैंने दूसरी नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, बहरहाल ठीक। ये इशू नहीं है। तो बहरहाल करिश्मा कपूर साहिबा ने शादी कर ली और एक बड़े बिजनेसमैन है संजय कपूर, उनके साथ इन्होंने शादी की और ये 2 बच्चे भी हैं इनके अंदर से। हम्म फिर संजय कपूर साहब ने इनको तलाक दे दी और प्रिया प्रिया एक खातून है और उनके साथ उन्होंने शादी कर ली, तो नई बीवी उनकी प्रिया थी। अब उसके बाद मार्च 2025 में उन्होंने वसीयत कर दी कि मेरी सारी जो दौलत है वो प्रिया की अमानत है और इसको जाएगी। हम्म और फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, प्रिया के लिए फॉर्चुनेटली हम्म और जो संजय कपूर है उसके लिए अनफॉर्चुनेटली, इस वसीयत के कुछ अरसे बाद, यानी उन्होंने मार्च में ये वसीयत की थी और 12 जून को उनका इंतकाल हो गया। और इंतकाल भी ऐसे हुआ कि पोलो के खिलाड़ी हैं वो, हम्म और वो खेल रहे थे और उस दौरान मक्खी जो है, शहद की मक्खी जो है, हम्म कुछ लोग कहते हैं कि उनके हलक में चली गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि उसने उसको डस लिया था और वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और मर गए। हम्म अब ये वैसे अजीब सा वाक़या है कि एक मक्खी के काटने से एक बंदा जो है वो हम्म बिलियनर हो और वो इस तरह अस्पताल भी ना पहुंच सके और उसको हार्ट अटैक और मर गया। बहरहाल वो मर गया। अब उसके बाद जो वसीयत थी वो 21 मार्च 2025 को लिखी गई थी और जो प्रिया है उसने इस वसीयत को छुपाए रखा। 19 जून को उसकी आखिरी रस्में होगी, उनको जला के राख कर दिया गया, जो उनका क्रियाक्रम होता है हम्म वो क्रियाक्रम हो गया उसका। तो ठीक है। फिर उसके बाद 30 जुलाई को इसकी वसीयत सामने आ गई और 30 जुलाई को वसीयत में उन्होंने कहा कि सारे पैसे जो हैं वो प्रिया की अमानत है और मेरी हर चीज़ है इसके लिए। यहाँ से फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और उसमें जो करिश्मा चौधरी साहब, कपूर ये है जो उसने। प्रिया है ना, इसने बड़ा अरसा इस खबर को छुपा के रखा। इसने पहले देख ली थी वसीयत, लेकिन इसने वसीयत काफी महीने छुपाने के बाद सडनली 1-2 महीने के बाद फैमिली को डिस्क्लोज की हाँ, कि ये देखो जी, ये तो उसके मेरे मरने नाम के है। बाद आ रहे वो। अब इसके ऊपर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इतना वसीयत जो करने के फौरन बाद बंदा मर गया, क्या उनको पता था कि मुझे शायद की मक्खी लड़ेगी और उसके बाद मैं मर जाऊंगा? तो ये भी तो एक अजीब सी बात है ना हम्म कि आपने जो 21 मार्च को वसीयत की है, 12 जून को आपकी हलाकत जो है मक्खी लड़ने से होगी, जो हम्म मक्खी ने काटा आपको। ये अजीब सी बात है, शायद की मक्खी से। तो हम्म इसका मतलब ये मक्खी को पता था कि वसीयत इसने कर दी है, अब ठीक है। इसका दुनिया में रहना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि जब ये वसीयत सामने आई तो उसके बाद 30 जुलाई को तो अब करिश्मा कपूर अदालत चली गई हैं। उसने कहा जी 30,000 करोड़ मुझे दिया जाए इस सारे असासे में से, और मेरे 2 बच्चे हैं और इसी खामद के नसब से हैं, जो जो इतना अमीर था
तो मेरे बच्चे इससे महरूम क्यों रहे। अब ये मामला जो है ना ये अदालत में चला गया है। मुझे लगता है कि अदालत जो है करिश्मा कपूर की ये दरख्वास्त कबूल कर लेगी। 30,000 करोड़ नहीं तो कुछ ना कुछ शोएब साहब, मिल जाएगा। पहले अमीर शौहर से शादी करनी है, फिर डिवोर्स ले लेनी है। डिवोर्स लेते हुए नहीं याद आया बच्चों का क्या होगा। उसके यार बाद उसको सोचना जब चाहिए था। खामद उसका मर जाता है तो खामद को 30,000 सोचना चाहिए करोड़ था। की जायदाद याद आ जाती है अचानक। तो खामद को यार ये तुम किसके साथ हो यार? करिश्मा कपूर के साथ हो या उसके मरे हुए खामद के साथ हो मैं या उसके प्रिया मरे हुए के- खामद के साथ या हूं। प्रिया के साथ हो? वैसे अजीब बात है। तो सारी अदाकाराएं शादी करते हैं। वैसे माधुरी दीक्षित है, देखो उसने डॉक्टर के साथ शादी की है। डॉक्टर तो यार इतना अमीर नहीं होता वैसे मेरा ख्याल। नहीं, अमेरिका में डॉक्टर है ना, इधर नहीं है। अमेरिका में डॉक्टर वैसे तो अमीर आदमी होगा इसमें कोई। अंजुमन नहीं, अंजुमन हमारी अदाकार थी, उसमें एक साहब थे उनका नाम था मुबीन मलिक और वो इनकम टैक्स के अंदर थे और उस जमाने में इनकम टैक्स से लोग बड़े अमीर होते थे। आजकल नहीं तो होते। अंजुमन ने उनके साथ शादी कर ली। तो और भी बहुत सारे लोग हैं यार, औरतें हैं, उन्होंने शादी करनी होती किसी न किसी के साथ। पैसे अच्छे होंगे तो कर लेंगे। अगर काश तुम्हारे पास भी पैसा होता तो इस वक्त पता होता कि वो इंडियन सबसे खूबसूरत इंडियन अदाकारा जो है उसको बगल में लेके फिर रहे हैं आप हर तरफ हैं। और लोग आपसे कहते हैं कि मैडम का ऑटोग्राफ ले दें हमें। अच्छा चौधरी साहब, आपके पास तो पैसा है ना। नहीं, अब मेरी उम्र आगे हो गई सर, वो मैं आगे चला गया हूँ। खवातीन नहीं देखती, पैसा होना चाहिए। अच्छा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 30,000 करोड़ किसी को दे सकूं। बहरहाल ये है मजे का केस है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस केस का क्या नतीजा निकलता है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग और आखिरी स्टोरी यही थी भाई कि आप जो भी करना चाहें अपनी जिंदगी में करें, लेकिन लालच बहुत बुरी बला है। जिसने जैसे समझना है स्टोरी को वैसे समझ सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।